हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कल आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग 60 दिन का प्लान लेके आए हैं पूरे नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए। तो उस 60 दिनों के प्लान में आज ये अपना पहला दिन है और पहले दिन हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स क्लास 12 से स्टार्ट करने वाले हैं और विद इन 20 डेज हम लोग पूरी फिजिक्स को इन 1 शॉर्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा वेटेज रहता है जिन चैप्टर का, तो हम उन चैप्टर पे फोकस करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। और जैसे ही अपने चैप्टर खत्म होते हैं उसके बाद हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्लास 12 की बात करते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट यूनिट आती है मॉडर्न फिजिक्स। तो आज हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ना उचित समझा क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा इजी पड़ जाती है रादर देन अलग चैप्टर्स के, रादर देन अलग यूनिट्स के। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि इस मॉडर्न फिजिक्स के इस चैप्टर से या मॉडर्न पूरी फिजिक्स से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे बनते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको मैं यहीं पे टिक करता चलूँगा, तो उसको आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मॉडर्न फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर है एटम। एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो आज हम लोग एटम चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी जितनी भी जानकारी ले सकते हैं उसको लेंगे और इसके बाद आप आज अपना पहला चैप्टर खत्म करेंगे और इन 60 दिनों के प्लान पे आप मेरे साथ बने रहिए। करेंगे दोनों लोग मेहनत और अपनी तैयारी को बनाएंगे सफल। चलो अब बात कम करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो बेटा पहले चैप्टर का नाम है एटम। एटम मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो बेटा एटम आज हम लोग सब जानते हैं एटम किस प्रकार से बना होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बाहर सराउंडिंग ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे मूवमेंट कर रहे होते हैं। अगर मैं आज तुमको बताऊं तो तुम लोग हम सब समझ सकते हैं कि एटम अपना एक अंदर न्यूक्लियस होता है और कुछ इस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बेटा एक बात समझो, इनिशियल डेज में एटम की स्थापना या एटम की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस प्रकार से होता है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो सबसे पहले जो एटम की जब डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई तो एटम की डिस्कवरी होने पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अलग अलग मत और अपनी अलग अलग थीसिस को बताते गए। तो जो इस एटम की डिस्कवरी की लाइन पे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था तुम्हारा जे टॉमसन। क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे टॉमसन। मतलब एटम का जो तुम्हारा पहला मॉडल था या किस प्रकार से एटम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, ये सबसे पहली बार जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे टॉमसन इन 1898। लगभग 1 सेंचुरी पहले की बात है ना। तो 1898 ईस्वी में पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो उन्होंने क्या बताया, उनके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय जे टॉमसन। दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। तो पहला मॉडल दिया गया जे टॉमसन के द्वारा, उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। और मैं तुमको बताऊं ये आईएमपी क्वेश्चन है तुम्हारा, आईएमपी। अगर इस क्वेश्चन या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा तुमसे क्वेश्चन आएगा कि जे टॉमसन के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया था। तो तुम्हें टिक करके आना है प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद इस एटम की संरचना या एटम के स्ट्रक्चर्स की खोज के लिए, डिस्कवरी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी थीसिस देते गए। तो इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उनका नाम था तुम्हारा रदरफोर्ड। फॉर्मर रिसर्चर्स थे। फॉर्मर रिसर्चर मतलब ये भी इस फिजिक्स के क्षेत्र में काम करते थे और ये जे टॉमसन के ही स्टूडेंट थे, है ना। तो जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। क्या कि जे टॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया और प्लम पुडिंग मॉडल में बताया कि जिस प्रकार से तुम्हारे वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है उसी प्रकार से तुम्हारे एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और जिस प्रकार से वाटरमेलन में उसके बीज जो है, सीड जो है एम्बेडेड होते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे एटम के अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इस मॉडल को यहाँ से खत्म कर दिया गया, खंडित कर दिया गया। इसके बाद दूसरे नए आने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रदरफोर्ड, जो कि फार्मर रिसर्चर थे और ये इन्हीं के स्टूडेंट थे, किनके, तुम्हारे जे टॉमसन के। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई।
अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई इन अ गोल्ड फॉइल। तो मैं एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ाने वाला हूँ। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव मटेरियल, मतलब एक एक्सपेरिमेंट का फिनोमेना तैयार किया और उन्होंने उसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इनके ही साथ के स्टूडेंट थे जिनका नाम था एच गीगर एंड ई मार्सडेन। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा रदरफोर्ड का मॉडल था इसको प्लेनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? प्लेनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्लेनेटरी मॉडल होता क्या है बच्चों, देखो जिस प्रकार से अपने सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट मूवमेंट करते हैं, इसी प्रकार से एटम जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अराउंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे मूवमेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल। तो इसको बताया तुम्हारे इनके ही स्टूडेंट थे एच गीगर एंड ई मार्सडेन, बाद में इनको नोबेल भी मिला है ना। तो ये बात तुम्हारे रदरफोर्ड ने की। तो रदरफोर्ड ने एक बात बताई, रदरफोर्ड ने बताया क्या कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल एंगेजमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल एंगेजमेंट में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट उन्होंने गोल्ड की फॉइल में करवाई। तो किस प्रकार से बम्बार्डमेंट हुआ वो मैं बताऊंगा, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी जिसके कारण इनका जो फिनोमेना था वो फेल हो गया। वो मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। क्या किया उन्होंने, रदरफोर्ड के अपने इस मॉडल में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से तुम्हारे प्लैनेट के चारों तरफ, सॉरी जिस प्रकार से तुम्हारे सन के चारों तरफ प्लैनेट मोशन करते हैं उसी प्रकार से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। थ्योरेटिकल तौर पे बिल्कुल सही बात थी। थ्योरेटिकल तौर पे आने वाले साइंटिस्ट जो नील्स बोर थे वो भी एकदम इनकी बात से सहमत थे, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके पीछे कुछ ग्लिचेस थी जो मैं आगे तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो बच्चों में बात करने वाला था रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में तुमको थोड़ी जानकारी दी थी, उसमें मैंने बताया था रदरफोर्ड के बारे में। अब मैं रदरफोर्ड मॉडल की एक प्रॉब्लम को बताऊंगा जो जिस कारण से रदरफोर्ड मॉडल को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली जितना उसको मिलना चाहिए था। रदरफोर्ड मॉडल का जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स इमिट लाइट ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ। डिस्क्रीट वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एटम इमिट करते हैं, जो कि बताऊंगा क्यों करते हैं। इस मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल ने सेटिस्फाई नहीं किया था। तो और कुछ मॉडल थे जिन्होंने रदरफोर्ड मॉडल जो था उसको हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर उसको एक्सेप्ट करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। यही रीजन था कि हम रदरफोर्ड मॉडल को ज्यादा दिनों तक मान नहीं सके, है ना। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ने एक्चुअली किस प्रकार से प्रैक्टिकल बेस पे इसको बनाया। तो रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने बिस्मथ जो कि एक रेडियोएक्टिव सोर्स होता है, रेडियोएक्टिव सोर्स मतलब उससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। मैंने बताया था कि रदरफोर्ड अपना अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएगा गोल्ड की फॉइल में। तो आओ देखते हैं किस प्रकार से बम्बार्डमेंट उन्होंने करवाया। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बिस्मथ लिया। बिस्मथ का जो एटॉमिक नंबर होता है 83 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो 214 होता है। 214 एटॉमिक मास के साथ बिस्मथ 83 एटॉमिक नंबर शो करता है। तो बिस्मथ को यूज किया, बिस्मथ एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। तो ये तुम्हारे लेड ब्रिक लगा दिए। लेड ब्रिक लगाया। लेड ब्रिक क्यों लगाया, क्योंकि जो लेड्स होते हैं, लेड जो होता है, लेड क्या करता है कि जो तुम्हारे रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनसे निकलने वाली जो तुम्हारी पॉइजनस गैस होते हैं या तुम्हारे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर नहीं जाने देता है। इस वजह से लेड के ब्रिक्स लगा दिए। और इसके बाद जो अल्फा पार्टिकल मूवमेंट कर रहे थे उनकी एनर्जी कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो, ये क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा क्या, कि द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज यूज्ड बाय द रदरफोर्ड। तो हमें याद करना है कि जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इतनी एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड की फॉइल पर टकराए तो इसके सामने एक स्क्रीन लगाई गई। जो स्क्रीन लगाई गई वो जिंक सल्फाइड से बनी हुई थी। ZnS से बनी हुई स्क्रीन को इसके सामने लगा दिया गया और यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट किया गया। जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट किए तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितने, लगभग 99.86% ऑफ द अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल क्या किए, ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या किए कि इस वाले गोल्ड की फाइल से बाहर निकल गए, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लगभग 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड की फाइल से टकराए और सब के सब इमिट करके बाहर निकल गए। ठीक, बात बताऊंगा अल्फा पार्टिकल का इमिशन अगर हो गया, अगर अल्फा पार्टिकल इससे क्रॉस करके निकल गए, इससे ट्रांसमिट करके निकल गए, इमिट गलत, इससे ट्रांसमिट करके निकल गए, तो अल्फा पार्टिकल का ट्रांसमिशन इसके थ्रू हुआ तो क्यों हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैंने कहा कि लगभग 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम्हारे इस गोल्ड की फाइल से बाहर निकल गए। इसके बाद में बताऊं कि जो तुम्हारी गोल्ड की फाइल लगी हुई थी, गोल्ड की फाइल की जो थिकनेस थी, आराम से देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गोल्ड की फाइल की जो थिकनेस थी वो कितनी थी, गोल्ड की फाइल की थिकनेस तुम्हारी 2.1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर की गोल्ड की फॉइल की तुम्हारी थिकनेस थी। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मथ को यूज किया गया एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, एटॉमिक मास 214 होता है। इसके बाद उसी पाथ में आगे लगाया गया लेड ब्रिक। लेड ब्रिक का काम होता है तुम्हारा किसी भी रेडिएशंस को, हार्मफुल रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करूं तो जो तुम्हारे अल्फा पार्टिकल आ रहे थे उन अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड थी या जो एनर्जी थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी। ये अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड की फाइल से टकराते हैं आके, तो गोल्ड की फाइल से टकराते हैं तो जो गोल्ड की फाइल की जो वो थिकनेस होती है वो तुम्हारी 2.1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर होती है। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड की फाइल से टकराते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इससे ट्रांसमिट करके बाहर निकल आते हैं। कितने निकल के आते हैं, तो लगभग 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी है, मैं तुम्हें सारा का सारा इस डायग्राम पे सारा प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ, थ्योरी लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी दिन तुम्हारे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के आते हैं याद रखना। फिर लगभग कितना, लगभग 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल मोर देन 1 डिग्री के एंगल से क्या करते हैं, बेंड करते हैं। और जब बेंड करते हैं तो जो तुम्हारी स्क्रीन लगाई जाती है सबसे लास्ट में, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई जाती है, तो इस पे आके इनको डिटेक्ट किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है, तो यहाँ पे एक फ्लैशी लाइट बनती है। किसके कारण, जो तुम्हारे 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल थे वो तो सारे के सारे इमिट कर गए, सॉरी तुम्हारे क्या करके बाहर निकल गए। तो जब 99 समझो 100 में से 100 पार्टिकल अगर बम्बार्डमेंट कराएगी तो लगभग उसमें 99 पार्टिकल क्या करके खाली निकल गए। इसका मतलब वो पूरा का पूरा एरिया कैसे था, इम्पटी था। तो मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो उन्होंने और लगभग मोर देन 1 डिग्री के एंगल से कुछ जितने थे 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल इधर निकल गए, इनको डिटेक्ट कर लिया गया माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। जो तुम्हारी आगे स्क्रीन लगाई गई वो तुम्हारी जिंक सल्फाइड की लगी होती है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, क्या कि लगभग जब हम लोग 8000, ध्यान समझना, जब हम लोग 8000 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट इस फॉइल पे कराते हैं तो लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, फिर से लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल होता है जो जितने एंगल से जाता है कुछ उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करके आ जाता है। बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है इसकी लगभग 1 अल्फा पार्टिकल ऑफ 8000। लगभग जब हम लोग 8000 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट एक साथ कराते हैं तो उनमें से केवल एक अल्फा पार्टिकल होता है जो बैक करके आता है, बाकी सारे के सारे अल्फा पार्टिकल ट्रांसमिट होकर निकलते हैं। निकलने वालों की संख्या में 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम्हारे सीधा निकल जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं बिना किसी एंगल को डिवाइड किए हुए, और लगभग 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल बेंड करते हैं मोर देन 1 डिग्री के एंगल से, जिनको डिटेक्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे एक फ्लैशी लाइट निकलती है, इसको बोलते हैं स्कैंटिलेशन। आई बात समझे। ये जो तुम्हारी स्क्रीन लगी हुई होती है जिंक सल्फाइड की लगी हुई होती है, और जो तुम्हारा डिटेक्टर होता है वो माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर होता है, मतलब बहुत छोटी वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। आई बात समझे। तो ये था तुम्हारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था वो कुछ ये था। यहाँ पे ये जो तुम्हारी प्रैक्टिकल की बात थी वो बता दी, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सिंपल सी बात बताई कि जितने तुम्हारे अल्फा पार्टिकल ट्रांसमिट करके बाहर निकल गए, लगभग 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल बाहर निकले। इसका मतलब पूरा का पूरा एरिया जो एटम में पाया जाएगा वो फ्रीली होगा, इम्पटी होगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल मोर देन 1 डिग्री से
क्या होते हैं तुम्हारे, बेंड करते हैं, तो वो एरिया जो होगा वो पॉजिटिव एरिया होगा, डेंस एरिया होगा, तो उस टोटल वाले एरिया को उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। और एम्प्टी एरिया में उन्होंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला टॉपिक खत्म होता है। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम खत्म करते हैं। जो भी डाउट आएगा एक बार फिर से कमेंट करेंगे और फिर से बताऊंगा। चलो आगे वाला टॉपिक देखते हैं, है ना, चालू करते हैं। तो देखते हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, मतलब रदरफोर्ड का ही टॉपिक है, रदरफोर्ड का ही मॉडल है। थोड़ा सा आगे चल के एडवांसमेंट में किस प्रकार से प्रैक्टिकली वे पे ये आगे चला, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से अपने ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं, है ना। हम जानते हैं रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड के जो साथी थे हेंस गीगर और मसडन ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लैनेटरी मोशन में चक्कर काटते हैं। वो क्या करते हैं, अपने प्लैनेटरी मोशन पे चक्कर काटते हैं। तो प्लैनेटरी मोशन पे चक्कर काटते हैं, इसका मतलब ये कि वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग प्लैनेटरी मोशन पे चक्कर काटेंगे, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं तुमको एक बात बताऊं, किसी भी एटम या किसी भी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी थिंग्स को, मैन या किसी भी क्या बोलते हैं एनिमल्स को अपने सराउंडिंग में एक चक्कर मारने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। आई बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को लॉस करता हुआ आता, तो ये इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझो, मैं बोलता क्या हूं तुमसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेंटर के चारों तरफ अगर चक्कर मारना चाह रहा है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा। लेकिन एटम के केस में ऐसा नहीं होता है। एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं। एटम के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस नहीं होती है। तो सारे के सारे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में मूवमेंट करते हैं। यह बात बताई थी नील्स बोहर ने। मैं बताता हूँ, मैं तुमको एक बात बताऊं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अगर एक सराउंडिंग चक्कर मारना है तो वो थोड़ी सी एनर्जी लॉस करेगा। अगर वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है तो दूसरा एक तरीका होता है क्या, कि इस इलेक्ट्रॉन पर बोथ साइड से, इस साइड से भी फोर्स लगे और इस साइड से भी फोर्स लगे, और दोनों साइड से जो फोर्स लगे वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या बात बोली मैंने, कि इस साइड से भी इस इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ फोर्स लगे जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, और इस साइड से भी इस इलेक्ट्रॉन पर एक अपनी तरफ से फोर्स लगे जिसको बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर दोनों तरफ से अपनी अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुका रह जाएगा, है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए अब क्या है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को एक सराउंडिंग चक्कर मारने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए जरूरी क्या है कि इस सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, इस सेंटर के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब आंतरिक फोर्स या अभिकेंद्र बल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स, ठीक है, या अपकेंद्र बल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इसमें, जो इसको सेंटर की तरफ खींच के लाएगा, और इसी इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर से फोर्स लगेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन या किसी चार्ज पार्टिकल पर, स्टेबल चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पर बाहर की तरफ से फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेंटर की तरफ से फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बात मैं बताता हूँ उस टॉपिक में जाने के पहले, अगर इस मार्कर को इसी जगह पर रोक के रखना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर इस मार्कर को इसी जगह पर रोक के रखना है तो इस मार्कर पर दोनों साइड से अगर मैं सिमिलर फोर्स लगा दूं तो ये मार्कर अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएगा, जबकि फोर्स तो दोनों साइड पे लग रहा है। आ रही बात समझ में। अगर इस मार्कर पर लगने वाला कोई भी फोर्स ज्यादा हो जाएगा, किसी भी फोर्स की यूनिट ज्यादा हो जाएगी, तो ये मार्कर उसकी तरफ खींच के चला जाने वाला। आई बात समझ में। तो यही बात है कि जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो आपस में तुम्हारे कैसे होंगे, FC = FE। ये बात तुम्हारे भेजे पे भूल जानी चाहिए एकदम तरीके से। क्यों?
क्योंकि जब तक लगने वाले दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे तब तक तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं शो करेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारा सेंटर से लगता है। कहां से लगता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स? तुम्हारा सेंटर से लगता है। और तुम्हारा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा बाहर से लगता है इस इलेक्ट्रॉन पे। आई बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये होता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe बराबर होता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है? और होता है तुम्हारा Q1 Q2/r²। ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r²। अब बच्चे खा गए धोखा यहाँ पे, सर आपने E² कैसे लिख दिया? तो देखो बच्चों, यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही फोर्स लगाया जाएगा। तो इसलिए हम वहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है, तो इसलिए हम लोग E लिख देते हैं। तो E²/r²। तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, है ना। अगर ये बात तुम समझ पा रहे हो तो तुम्हें सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। कैसे कैसे? देखो, इस एक आर से इस एक आर को तुम लोग खत्म कर सकते हो। चीजें तुम्हारे पास बचनी क्या है? क्या बचेंगी तुम्हारे पास? mv² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बनता है बच्चों। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के फॉर्मूले इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आएगा कि क्या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, क्या, ध्यान से समझना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। मैं बात करूं, ये तुम्हारे ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं इसको L मान लूं, इसको M मान लूं, तो N O P अलग अलग जितने भी तुम ऑर्बिटल बना सकते हो, ये तुम्हारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इस सेंटर से इस ऑर्बिट की कितनी रेडियस होगी, इसको निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला आएगा, उसका नाम होगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। तो रेडियस को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस फार्मूले से रेडियस निकालेंगे तो हम इसको कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो हमारे पास आएगा क्या कि E² = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² r। ये तुम्हारे पास इतनी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। अब तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है r। अगर तुम्हें इस r को निकालना है तो इस पूरे को इसके अपान में लाके डाल दोगे तो r बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा E² अपॉन हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। ये फॉर्मूला तुम्हारा आएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से जानना। इस फॉर्मूले को मैं फिर से बताने वाला हूँ, इस चैप्टर को, ये इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से बताने वाला हूँ, ध्यान समझना। किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल को सराउंडिंग मूवमेंट करने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। क्या कि उस ऑर्बिटल पर उस इलेक्ट्रॉन के पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस चार्ज पार्टिकल पर बाहर से लगेगा, वो एक दूसरे के कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जब तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स और जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगा तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा या इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके सराउंडिंग रिवॉल्विंग करने लगेगा, सराउंडिंग मोशन में आ जाएगा, सराउंडिंग मूवमेंट करने लगेगा, है ना बच्चों। तो अगर मैं बात करूं Fc = Fe, सेंट्रीपिटल फोर्स = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे तुम रखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तुम्हारा mv²/r, तो यहाँ पे रखोगे mv²/r = 1/4 पाई E²/r²। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इस एक आर से इस एक आर को हम लोग खत्म कर देंगे, बचेगा हमारे पास mv² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। अब फार्मूले यहाँ से डिराइव होना स्टार्ट करते हैं। ये अपना बेसिक सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं।
तो अगर अब हम फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो पहला फार्मूला होता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, मतलब इस एटम पे कितने भी ऑर्बिटल लगा दो, इस एटम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी ऑर्बिटल लगा दो, उस ऑर्बिटल की कितनी रेडियस होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस ऑर्बिटल, उसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं क्या कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल का हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए इसी फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, यू कैन सी हियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा फार्मूला निकल के आता है रेडियस r इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर। इसको अगर और शॉर्ट में तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो r इज इक्वल टू k e स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर, है ना। तो दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ nth द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। मैं तुम्हें यहाँ पे ऑर्बिटल का रेडियस निकालने का फार्मूला बता चुका हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। दिस इज द फार्मूला ऑफ nth ऑर्बिटल। इसके बाद और चीज मैं इसमें बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन यहीं से निकाल सकते हो, है ना। किस प्रकार से तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो और देखते हैं यहाँ से इस चीज को मैं यहाँ पे एंड आउट करूंगा, खत्म करूंगा, और यहाँ से खत्म करने के बाद थोड़ी सी चीज को और आगे बढ़ाऊंगा, और जब और आगे थोड़ी चीज बढ़ाऊंगा, है ना, तो थोड़ी सी चीज जब और आगे बढ़ाऊंगा तो और आगे बढ़ाने पर एक चीज तुमको और समझ में आएगी क्या कि तुम्हें निकालना है क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फॉर्मूला नंबर 2 रहेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अलग अलग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पाए जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इस चीज को हम लोग डिराइव करेंगे। आई बात समझ में। तो इस चीज को डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक सा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की तरफ फोकस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है k इंटू ई इक्वल टू होता है क्या, हाफ m v स्क्वायर। क्या बच्चों यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? सब लोग उसको बताएंगे हाँ यही होता है बेसिक सी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्या है एम वी स्क्वायर। अगर बच्चों इस फॉर्मूले से मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लूं और उस वैल्यू को यहाँ पे आके पुट डाउन कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैं निकालने में सक्षम हो जाऊंगा। तो अगर मैं इसको इससे निपटा दूं, इसको इससे काट दूं, तो एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर आ रहा है। इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ लाके पुट डाउन कर दे रहा हूँ। यहाँ लाके अगर पुट डाउन कर दूंगा तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा क्या कि के ई इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या है, एम वी स्क्वायर बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे ई स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद करना बच्चों, ये फॉर्मूले पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं क्या कि हमें रेडियस बता देगा, वी हैव ऑर्बिटल, हाँ या आंसर कह देगा वी हैव एटम विच रेडियस है दिस, एंड तुम उसके बाद उस रेडियस पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करो। तुम्हें कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता रहती है। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता रहती है और आर की वैल्यू दे के आएगी क्वेश्चन में, वहां से काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? चलो अगर इतनी बात समझ में आती है तो यहीं पे हम लोग एक दूसरी बात समझेंगे। दूसरी बात क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग निकालने में सक्षम हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है U इक्वल टू कितना होता है ई स्क्वायर अपॉन -4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो? फिर से बोलता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, मतलब रुकी हुई ऊर्जा। आ रही बात समझ में? और काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है गतिज ऊर्जा।
तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है, रिवॉल्विंग कर रहा होता है, तो उस वाली ऊर्जा को या उस वाली एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर स्लोली मूवमेंट कर रहा होता है तो जो रिटार्डेशन मोशन होता है, जो स्लो मोशन होता है, उस वाली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारी क्या कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है E² - 4πε0। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझे? चलो, तो यहाँ पे मैं तुमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल के दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाल के दे दिया, nth ऑर्बिटल की रेडियस निकाल के फार्मूला दे दिया। और एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, और एक चीज तुमसे यहाँ पे निकालना सिखाऊंगा, क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, फिर से ध्यान से देखना, रुके रहना, कहीं जाने की जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना? तो वेट करना, वेट करने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं हम लोग। किस प्रकार से, आओ देखते हैं किस प्रकार से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग निकाल सकते हैं। आ जाओ देखते हैं, है ना, किस प्रकार से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आ जाओ देखते हैं। मेरे को लगता है अभी तक पढ़ाया गया, सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, है ना। आ जाओ, मैं तुमको क्या बताऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि अगर अपने पास एक एटम है, अगर अपने पास एक एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, इस एटम में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ये एटम में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो हाउ मच वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, है ना। तो वेलोसिटी दैट मींस v, और v को फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से अपने पुराने फार्मूले की तरफ ध्यान देना होगा, और हमारा पुराना फार्मूला है mv²/r = E²/4πε0r²। इस r से स्क्वायर को निपटा देंगे, यहाँ पे बचेगा एक r, हो जाएगा तुम्हारा mv² = 1/4πε0 E²/r, है ना। निकालना क्या है हमको, v निकालना है, तो हम लिखेंगे v² = 1/4πε0 E²r × m, है ना, यही बात है ना। v निकालना है, ये तुम्हारा स्क्वायर है, स्क्वायर इधर अंडर रूट में आएगा। अगर स्क्वायर इधर अंडर रूट में आएगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना v = √E²/4πε0 m × r। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट nth ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर और आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, अंडर रूट हटेगा तो e बच जाएगा 4 का अंडर रूट 2 आता है तो 2 कर देंगे, और ये आ जाएगा तुम्हारा πε0 m × r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिटल। क्या बात है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात अगर समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि हम लोग एटम को समझने के काफी करीब पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये तुम्हारी थी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, किस प्रकार से एटम अपना रिवॉल्विंग करता है, किस प्रकार से एटम तुम्हारा न्यूक्लियस के सराउंडिंग मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है वो होती है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी तुम्हारा ये मूवमेंट स्टार्ट होगा। और कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन and radius of the nth orbital electron and the kinetic energy of nth orbital of electron, potential energy of the nth orbital electron, and after that we have also a situation। देखते क्या है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को तो निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन है अपना जो सेकंड या फोर्थ या थर्ड ऑर्बिटल में मूवमेंट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी निकालने का मतलब होता है, टोटल एनर्जी निकालने का मतलब होता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो ये तुम्हारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात बहुत ध्यान से समझे होंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, है ना। तो ये बातें सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलो बात करते हैं नए टॉपिक में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मतलब मैं तुमको बताता हूँ, स्पेक्ट्रा मतलब होता है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एक साथ रख देना, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, है ना। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अगर एक सीरीज में हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। वेवलेंथ क्या होता है बताओ, है। और देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसको किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से इसकी जानकारी निकल के आई। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने के पहले एक बात समझते हैं, क्या कि इसको करने के पहले एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि हम क्या किए, सबसे पहले एक ट्यूब लिए, उस ट्यूब में हम लोगों ने एक वेपराइज गैस रख दी या कोई एटॉमिक गैस रख दी, है ना।
इस ट्यूब में एक एटॉमिक गैस हम लोगों ने भर दिया। जब उसमें एटॉमिक गैस भर दिया उसके बाद इस ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करने लगे, करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिए। पहले एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब में हम लोगों ने गैस भर दिया, उस गैस को हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, करंट डालना स्टार्ट कर दिया। जब इसमें करंट का डालना स्टार्ट कर दिया तो ये जो तुम्हारी गैस के पार्टिकल थे वो एक्साइटेड होने लगे। जब गैस के पार्टिकल एक्साइटेड होने लगे तो उससे क्या हुआ, गैस के पार्टिकल जब एक्साइटेड होने लगे तो अलग अलग लाइट बनना स्टार्ट हो गई, अलग अलग स्पेक्ट्रम की। तो हुआ क्या कि इसके पीछे ब्राइट लाइट एक उत्पन्न हुई। क्या हुआ, जब इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक गैस भरा, गैस भरने के बाद हम लोगों ने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो ब्राइट लाइट बनती है। क्या बनती है, एक चमकदार लाइट बनती है जो कि डार्क बैकग्राउंड में बनती है। क्या, इसके पीछे एक बैकग्राउंड बन जाता है, डार्क कलर की लाइट बनना स्टार्ट हो जाती है इस प्रकार से, है ना। ये जो रेड वाला एरिया है इसको आप लोग डार्क समझो, है ना। तो इस प्रकार से एक अरेंजमेंट लेते हैं। जब स्टडी में किया गया एक अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट में भरी हुई थी तुम्हारी एटॉमिक गैस। उस एटॉमिक गैस को हम लोग क्या करते हैं, उस एटॉमिक गैस को क्या करते हैं, करंट देते हैं, है ना, वोल्टेज देते हैं। जब इसमें तो ये क्या होता है, ये वेपराइज होती है, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में इसके पार्टिकल जाएंगे तो एक ब्राइट लाइट बनाएंगे और ब्राइट लाइट जो होगी वो डार्क बैंड में इस तरीके से अरेंज हो जाती है। इस तरीके से जो अरेंज होती है, इस अरेंज को बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको हम बोलते हैं इमिशन लाइट स्पेक्ट्रम। मतलब इससे जो लाइट इमिट होती है, इमिट होने के बाद अलग अलग वेवलेंथ के साथ क्या कर जाती है, अलग अलग वेवलेंथ के साथ ये बनती है, यहाँ पे बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड देती है। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना चलता है, इस इमिशन को बोलते हैं इस इमिशन लाइट स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। अब एक बात बताता हूँ तुमसे, मैंने बताया कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट बनी और लाइट बनने के बाद क्या, डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइट दिखने लगी। तो जो डार्क बैकग्राउंड था, ये पीछे वाला बैकग्राउंड था, इसमें डार्क कलर दिखने लगा। तो डार्क कलर दिखने लगा, क्यों दिखने लगा, क्योंकि पहले बैकग्राउंड था वो सेम था। जब तुम्हारी करंट आई और करंट आने के बाद जब आयोनाइज किया गैस के पार्टिकल्स को, तो गैस के पार्टिकल क्या कर लिए गए, उस बैकग्राउंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो जहां पे जितने एब्जॉर्ब किए गए उसी हिसाब से यहाँ पे ब्राइट लाइट दिखना स्टार्ट हो गई। तो जो एब्जॉर्ब किए गए स्पेक्ट्रम थे, इसी वजह से इसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम की या किस किस वेवलेंथ की तुम्हें लाइट मिलना स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले इस प्रकार की 5 सीरीज बनती है, मतलब 5 तरीके की लाइट बनना स्टार्ट होती है। लाइमर, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। टोटली 6 होती है, पढ़ते अभी 3 ही है ना। तो सबसे पहले जो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट थी कौन सी थी, वो लाइमन सीरीज में आती है। उसकी जो तुम्हारी वेवलेंथ रेंज थी वो 91 नैनोमीटर से लेके 122 नैनोमीटर थी। लाइमन सीरीज पहली सीरीज होती है। पहली सीरीज में जो बैकवर्ड लाइट बनी वो 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर तक की बनी। इसके बाद दूसरी सीरीज ली गई। बेटा ये सीरीज क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट आने के बाद अपनी अपनी एक रेंज ऑफ लाइट दिए। तो उनके रेंज ऑफ लाइट को बताने के लिए उनके नाम पे ही हम लोग इस सीरीज को आगे पढ़ते हैं, है ना। तो पहली सीरीज थी लाइमन सीरीज, सबसे कम वेवलेंथ इसी की थी 91 नैनोमीटर टू 122 नैनोमीटर। इसके बाद दूसरी सीरीज आती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ थी वो 365 टू 656 थी। कितनी, 365 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर के बीच में इसकी बाल्मर सीरीज की तुम्हारी क्या आती है, रेंज आती है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी थी पार्सन की थी 820 से लेके 1875 नैनोमीटर। ये तुम्हारा रेंज ऑफ वेवलेंथ है और इसी हिसाब से लाइट जो अपनी अरेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, ऑर्डर टू द वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर टू द वेवलेंथ। तो इस प्रकार से जो एक तैयारी बनती है, इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बिकॉज ऑफ दैट ये जो स्पेक्ट्रम बना वो एटम्स या गैस पार्टिकल्स के आयोनाइजेशन से, जब गैस पार्टिकल आयोनाइज हुए तो वो आयोनाइज पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिए गए बाय द बैकग्राउंड और इसके बाद ब्राइट लाइट निकली। उस वजह से इसको हम लोग बोल दिए गए कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है ना। तो मुझे समझ में आया होगा, अब सॉरी आपको समझ में आया होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो पढ़ते हैं इसके अगला वाला टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत है देन गिव मी द कमेंट एंड द कमेंट सेक्शन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नया टॉपिक है और ये टॉपिक पढ़ने के बाद एंड करेंगे इस चैप्टर को।
बेसिकली इस चैप्टर पे आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान समझेंगे और इस चैप्टर को आप यहाँ से खत्म कर लेंगे, है ना। बहुत से एटॉमिक मॉडल पे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने पहला मॉडल पढ़ा था जे थॉमसन का मॉडल, जो प्लम पुडिंग मॉडल था। उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से तुम्हारा वाटरमेलन एंड वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ गए थे। फिर इसके बाद रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा। फिर रदरफोर्ड के बारे में जब पढ़ा तो रदरफोर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो रदरफोर्ड का मॉडल तो प्रैक्टिकल मॉडल पॉसिबल नहीं था, बट थ्योरेटिकल मॉडल जो था वो हम लोगों ने जाना समझा। और इसके बाद हम लोग अब क्रॉस करते हैं बोहर एटॉमिक के मॉडल पे, है ना। इसके पहले जो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ के आए थे एज इट इज बोहर्स मॉडल वही कहता है ना। तो अब पढ़ते हैं बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में 3 पोस्टुलेट बताए या 3 तरीके बताए, 3 रूल्स बताए। पहला उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व दियर फिक्स्ड ऑर्बिट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही केवल मूव करते हैं, है ना। क्या कहना चाह रहा है रुको मैं फिर से बताता हूँ, इस पॉइंट को दोबारा लिखता हूँ। चलो पहले पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं। पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स दियर फिक्स्ड ऑर्बिट, दैट मींस अगर ये तुम्हारे ऑर्बिट हैं, ये तुम्हारे ऑर्बिट हैं, इसको मैं ऑर्बिट नंबर 1 मानूं, इसको ऑर्बिट नंबर 2 मानूं, तो जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी अपनी एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसलिए उनको फिक्स्ड ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी वाले फिक्स्ड ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं। ये पहला पोस्टुलेट उन्होंने बताया, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है वो ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है। एक रूल खत्म हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दियर फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी फिक्स्ड होगी, ठीक है। इस ऑर्बिट की एनर्जी दूसरी होगी और इस ऑर्बिट की एनर्जी कुछ दूसरी होगी। तो पहला खत्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स दियर फिक्स्ड ऑर्बिट। दूसरा उन्होंने बताया क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, वो उनका एंगुलर मोमेंटम L इंटीग्रल ऑफ h/2π के बराबर होना चाहिए। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं इनका एंगुलर मोमेंटम h/2π या इंटीग्रल ऑफ NH/2π। मुझे पता है जो सेकंड लॉ है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम इसको याद करते हैं। क्या कि बोहर्स ने बताया, बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट में पोस्टुलेट नंबर 2 में ये बताया गया कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है सराउंडिंग तुम्हारे ऑर्बिट, तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूवमेंट करता है, दैट इज फर्स्ट। एंड सेकंड, जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल ऑफ NH/2π के बराबर होगा। यहाँ पर n 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा रूल हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग बोहर्स के थर्ड पोस्टुलेट में जाते हैं। बोहर का थर्ड पोस्टुलेट वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट से बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये तुम्हारा अगर एटम है तो एटम से जितनी दूरी तुम बनाते जाओगे उतनी ही तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस एटम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एटम से जितनी दूर ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। आई बात समझ में, एटम से जितनी दूर ऑर्बिट होगा उतनी ही उस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 मानूं, इसको 1 मानूं, तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पहले ऑर्बिट की एनर्जी से ज्यादा है। तो उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने अपर फिक्स्ड ऑर्बिट से लोअर फिक्स्ड ऑर्बिट में आना चाहता है, अपर फिक्स्ड ऑर्बिट से लोअर फिक्स्ड ऑर्बिट में आना चाहता है, तो वह इलेक्ट्रॉन उन दोनों ऑर्बिट के बीच में हुए एनर्जी गैप को लॉस करते हुए आएगा, या इसमें जो इसकी ऑर्बिटल एनर्जी है और जो इस ऑर्बिट की एनर्जी है उस एनर्जी गैप का जो लॉस होगा वो लाइट या फोटोन के फॉर्म में इमिट करेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है E इनिशियल माइनस E फाइनल इज इक्वल टू h न्यू। तो ये बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट था। बोहर का थर्ड पोस्टुलेट यहाँ से खत्म होता है। अब ये चैप्टर यहाँ से खत्म कर दिया मैंने। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आ सकते थे, वो मैंने यहाँ पे करवा दिए। हाँ, अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, कल हम लोग एक नया 1 शॉर्ट वीडियो के साथ आएंगे जिस चैप्टर का नाम होगा न्यूक्लियाई। जुड़े रहिए, 60 दिन की ये सीरीज है। 60 दिन की सीरीज में मैक्सिमाइज जितना मैक्सिमम हो सकता है उतने में मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ आपके सिलेबस को खत्म करूंगा। चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।